स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज वीडियो नंबर 8 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देने जा रहा हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो CUET पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट MCQ है, हु सेड दैट, ये बात किसने कही थी, रूल प्रीडोमिनेंस और सुपरमेसी ऑफ लॉ। प्रीडोमिनेंस मीन्स ग्रेटर। ये बात किसने कही थी कि ऐसा रूल जो ग्रेटर हो, जो लॉ के हिसाब से सुप्रीम हो, सुपरमेसी जिसमें हो। आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग फीचर माना जाता है। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए डाइसी, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी टॉकविल, ऑप्शन डी लास्की। तो ये बात रूल प्रीडोमिनेंस और सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात जिसने कही थी वो था ऑप्शन सी, टॉकविल ने कही थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु प्रोपाउंडेड द एलिटिस थ्योरी। एलिटिस थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, किसने पेश की थी, किसने स्टार्ट की थी? एलिटिस्ट का मतलब होता है फ्यू इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर सोसाइटी। वो कुछ लोग, पावरफुल लोग जो पूरी सोसाइटी पर, पूरी कंट्री पर कंट्रोल करते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल हमारे पास वर्ल्ड के काफी सारे आपको मालूम होंगे। तो एलिटिस्ट थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? ऑप्शन ए मॉस्का, ऑप्शन बी रॉबर्ट डेहल, ऑप्शन सी लॉसवेल या ऑप्शन डी कैटलिन। तो एलिटिस्ट थ्योरी ऑप्शन ए मॉस्का ने प्रोपाउंड की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मॉस्का, MOSCA। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे लिखो में से किसने ये स्टेटमेंट लिखी थी कि इंग्लैंड डज नॉट लव कोलिशन, कि इंग्लैंड जो है उसको कोलिशन गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती। ये स्टेटमेंट किसने बनाई थी, ये स्टेटमेंट किसने लिखी है? ऑप्शन ए KC वियारे, ऑप्शन बी रसेल, ऑप्शन डी डिजरायली, ऑप्शन डी चर्चिल। तो इंग्लैंड डज नॉट लव कोलिशन ये स्टेटमेंट ऑप्शन सी डिजरायली ने लिखी थी। क्वेश्चन 4, विच बुक पब्लिश्ड इन 1908, 1908 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप, जिसमें प्रेशर ग्रुप की पहली स्टडी के बारे में लिखा गया है। प्रेशर ग्रुप वो होते हैं जो अपनी मांग, अपनी डिमांड, अपनी ख्वाहिश कोई भी हो, वो सरकार पर दबाव डालते हैं कि उनकी कोई भी डिमांड होती है पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे डॉक्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, लॉयर हो गए। तो विच बुक पब्लिश 1908 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी जिसमें पहली स्टडी प्रेशर ग्रुप की हुई थी? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज, ऑप्शन डी पॉलिटिकल बिहेवियर। तो वो बुक जो 1908 में पब्लिश हुई थी, फर्स्ट स्टडी प्रेशर ग्रुप की हुई थी, उस बुक का नाम ऑप्शन ए करेक्ट है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बुक में प्रेशर ग्रुप की पहली स्टडी हुई थी जो 1908 में पब्लिश हुई थी। कोलिशन गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी, ये जो गठबंधन की सरकार होती है, कोलिशन गवर्नमेंट, ये लगातार क्या होती है? ऑप्शन ए स्टेबल, बी अनडेमोक्रेटिक, सी अनस्टेबल या डी नन ऑफ द अबव। तो कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार जो होती है, जैसा कि इस समय प्रेजेंटली इंडिया में भी बनी हुई है, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। क्वेश्चन 6, हु इनिशिएटेड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप। नीचे लिखो में से किसने इनिशिएट किया था, इनिशिएट अपना कदम उठाया था कि उसने प्रेशर ग्रुप की सिस्टमैटिक स्टडी की थी? नीचे लिखो में से किसने, किस फिलोसफर ने, किस थिंकर ने? ऑप्शन ए पॉवेल, बी लेनिन, सी गार्नर या डी बेंटले। तो सिस्टमैटिक स्टडी प्रेशर ग्रुप की करने वाले फिलोसफर का नाम ऑप्शन डी बेंटले था। क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग अटैच्ड अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन डिग्निटी। नीचे लिखो में से कौन सा फिलोसफर
पूरी तरह से अटैच्ड था, जिसने ह्यूमन डिग्निटी, इंसान के सम्मान को इम्पोर्टेंस दी थी, वो फिलोसफर, वो दार्शनिक, वो थिंकर कौन था? ऑप्शन ए हीगल, बी कांत, डी मार्क्स या सी मार्क्स या डी लास्की। तो वो फिलोसफर जिसने अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी थी ह्यूमन डिग्निटी को, वो था ऑप्शन बी कांत। अ थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज एडवोकेटेड बाय, एक थ्योरी है सोशल इंजीनियरिंग, ये किसने एडवोकेट की थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट गैलनर, ऑप्शन बी एल टी हॉबहाउस, ऑप्शन सी चार्ल्स टेलर या ऑप्शन डी कार्ल्स पॉपर। तो थ्योरी सोशल इंजीनियरिंग जिसने जिस फिलोसफर ने एडवोकेट की थी उसका नाम था ऑप्शन डी कार्ल पॉपर। क्वेश्चन 9, हु एडवोकेट्स ऑफ द पावर थ्योरी इन पॉलिटिक्स? वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा पावर थ्योरी चलती है, इस थ्योरी को किसने एडवोकेट किया था? ऑप्शन ए कैटलीन, ऑप्शन बी कैपलन, ऑप्शन सी लॉसवेल, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो पॉलिटिक्स में पावर थ्योरी को एडवोकेट करने वाले थिंकर से ये तीनों ही, ऑप्शन ए कैटलीन, बी कैपलन और सी लॉसवेल यानी ऑल द अबव करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10, द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यानी पॉलिटिकल की स्टडी करने वाले, टू चैलेंज द ट्रेडिशनल अप्रोचेज, वो ट्रेडिशनल अप्रोचेज को, जो पुरानी अप्रोचेज हैं उनको चैलेंज देते हैं, उनके सामने चुनौती रखते हैं। वो कौन था जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोचेज को चैलेंज किया था? वो कौन था? ऑप्शन ए फ्रूड, ऑप्शन बी लॉसवेल, ऑप्शन सी बर्नार्ड क्रिक या ऑप्शन डी चार्ल्स मैरियन। तो जिस फिलोसफर ने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट फिलोसफर था उसने चैलेंज ट्रेडिशनल अप्रोच को किया था, वो था ऑप्शन बी लॉसवेल ने। मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ, पॉलिटिक्स एक ओनली पार्ट है, नीचे लिखो में से किसका पार्ट है मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर, बी सब स्ट्रक्चर, सी सुपर स्ट्रक्चर या डी क्लास स्ट्रक्चर। तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 12, बिसाइड कॉमन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12, बिसाइड कॉमन लॉ एंड द स्टैट्यू लॉ, कॉमन लॉ जो आम लॉ होते हैं, स्टैट्यू लॉ होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, इनके अलावा द इंग्लिश कोर्ट्स अप्लाई अ सर्टेन टाइप ऑफ रूल्स, इंग्लिश कोर्ट, इंग्लैंड की कोर्ट एक खास तरह के रूल्स अप्लाई करती है, विच इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? कॉमन लॉ और स्टैट्यू लॉ के अलावा इंग्लिश कोर्ट एक खास टाइप के रूल्स अप्लाई करती है जिसको कहते हैं ऑप्शन ए रैशनैलिटी, क्या तर्कसंगत बात की जाती है, वेरिएसिटी यानी सत्यता, ट्रू बात होती है, या ऑप्शन सी इक्विटी यानी इम्पार्शियल या फेयर बात होती है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कॉमन लॉ और स्टैट्यू लॉ के अलावा इंग्लिश कोड जो सर्टेन टाइप्स के रूल्स की बात करते हैं उसको इक्विटी कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है जिसका मीनिंग है इम्पार्शियल यानी फेयर। विच बुक डाइसी एक बहुत बड़ा फिलोसफर, एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत बड़ा थिंकर था। बताओ डाइसी ने कौन सी बुक में डेवलप्ड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, अपना एक आइडिया रूल ऑफ लॉ का डेवलप किया था। ये बुक 1885 में पब्लिश हुई थी, तो उस बुक का नाम क्या था जिसमें रूल ऑफ लॉ का आइडिया डेवलप किया था डाइसी ने? ऑप्शन ए, उस बुक का नाम क्या था? ऑप्शन ए द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सी एन इंट्रोडक्शन टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन,
या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो उस बुक का नाम जिसमें डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के आइडिया को डेवलप किया था, उस बुक का नाम था ऑप्शन बी लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कानून और संविधान। क्वेश्चन 14, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और प्रशासनिक कानून, इन दोनों में जो फर्क है वो वेरी क्लियर इन विच कंट्रीज, कौन से देश में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में फर्क होगा। ये बात किस कंट्रीज में वेरी क्लियर बात कही गई है? ऑप्शन ए यूएसए में, बी जर्मनी में, सी इंडिया में, या डी बोथ ए एंड सी में। तो बोथ ए यूएसए एंड सी इंडिया। तो ए एंड सी में ये बात क्लियर की गई है कि संवैधानिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फर्क होगा। द डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय, ये रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किसने डेवलप किया था, किस फिलोसफर ने डेवलप किया था? ऑप्शन ए रॉल्स, ऑप्शन बी डाइसी, ऑप्शन सी लास्की, या ऑप्शन डी बार्कर। तो इन सभी फिलोसफर में से रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत जिस फिलोसफर ने डेवलप किया था उसका नाम था ऑप्शन बी डाइसी। क्वेश्चन 16, द लॉ मेड बाय द किंग इन काउंसिल, जो राजा की परिषद में कानून बनाया जाएगा, और बाय द किंग इन पार्लियामेंट में, यानी संसद में जो राजा के द्वारा कानून बनाया जाएगा, इज नोन एज, उस कानून को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉमन लॉ, सामान्य जनरल लॉ, बी स्टैट्यूटरी लॉ, कानूनी लॉ, और सी सिविल लॉ, नागरिक कानून, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉ किंग इन काउंसिल में, राजा की परिषद या राजा की पार्लियामेंट में बनाया जाएगा, उसका नाम होगा ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कानूनी लॉ। जो राजा ने कहा वो सबको मानना पड़ेगा। क्वेश्चन 17, डिसेंट्रलाइजेशन में भी, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर शेयर कर दी जाती है, पावर बांट दी जाती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन कब कहां होगा? ऑप्शन ए पॉलिटिकल में, यानी राजनीति में पावर बांटी जाती है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। उसके बाद बी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन में, सी मोरल में, और डी बोथ एंड ए एंड बी में। तो मोरल वैल्यूज नहीं बांटी जाती, नैतिक गुण, नैतिक चीजें नहीं बांटी जाती। पॉलिटिकल चीजें यानी राजनीति और प्रशासन की चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं, इनको बांटा जाता है। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बांटी जाती है। हु सेज दैट, ये बात किसने कही थी कि विक्ट्री इज द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? कि विक्ट्री, ये बात किसने कही थी कि जीत पहला कमेंडमेंट है, पहला हुक्म है पॉलिटिकल पार्टी का, पहला एक वचन है, एक आज्ञा है। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए एलन बॉल, बी बार्कर, सी फाइनर, या डी गार्नर। इनमें से किस फिलोसफर ने कही थी कि विक्ट्री इज द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? ये बात ऑप्शन सी फाइनर ने कही थी। फाइनर एक बहुत बड़ा फिलोसफर था। क्वेश्चन 19, इन हिज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, आपने नाम पॉलिटिकल पार्टीज देखी सुनी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी जो की थी रॉबर्ट माइकल ने, उसने फोकस किस चीज पर किया? ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन, क्या पॉलिटिकल पार्टीज में रॉबर्ट माइकल को ऑर्गेनाइजेशन नजर आई? क्या कोई ग्रुप नजर आया? क्या कोई स्ट्रक्चर दिखाई दिया? या ऑप्शन डी क्या कोई लीडरशिप दिखाई दी? तो आपने देखा होगा रॉबर्ट माइकल को पॉलिटिकल पार्टीज की स्टडी करते समय जिस चीज पर उसने फोकस किया वो था लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट, CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट वीडियो नंबर 8
एमसीक्यू फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपके सामने दिए गए हैं। आज का सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक था कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसी तरीके से आपको और वीडियो मिलती रहेंगी, अभी वीडियो 9, 10 और भी आएंगी। आप हमारी इन सभी वीडियोस को देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पर फोकस कीजिए। आप इसी तरह से हमारे बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।